हेलो फ्रेंड्स। तो हम ऑलरेडी पटेल्स, मनीलाल, मिस्टर मित्तल और ब्रांसन की जर्नी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने धंधो फ्रेमवर्क को यूज करके वेल्थ एक्यूमुलेट किया। बट एग्जैक्टली धंधो फ्रेमवर्क है क्या? तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 प्रिंसिपल्स जो कि मिलकर धंधो फ्रेमवर्क की ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। जब मिस्टर मित्तल ने एंटरप्रेन्योर बनने का डिसाइड किया तो उन्होंने खुद का कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसका कि बिजनेस मॉडल सिंपल और इजी था उसे खरीदा। और ये बहुत ही ज्यादा कम रिस्की है खुद के स्टार्टअप शुरू करने से। मनीलाल और मित्तल ने भी वही सेम चीज किया। नंबर 2, बाय सिंपल बिजनेस विथ इंडस्ट्रीज विथ अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। वॉरेन बफेट कहते हैं कि चेंज किसी भी इन्वेस्टमेंट का दुश्मन है, तो हमेशा ऐसे इंडस्ट्री चूज करना चाहिए जहां की चेंज नहीं है। हम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना चाहिए जो कि हर किसी के लिए जरूरी है। मिस्टर पटेल का केस ही देख लेते हैं। जब तक लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो उनको खुद को रिफ्रेश करने की और सोने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मोटेल्स और होटल्स की हमेशा जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, बाय डिस्ट्रेस बिजनेसेस इन डिस्ट्रेस इंडस्ट्रीज। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें अच्छे सेल करने पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें परचेजिंग पे फोकस करना चाहिए। हमारे परचेज प्राइस इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि एक मीडियोकर सेल भी हमें अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करे। 1970s के टाइम रिसेशन की वजह से हाईवे मोटल सफर कर रहे थे और मिस्टर पटेल ने तभी अपॉर्चुनिटी देखा और उस बिजनेस को खरीदा। मनीलाल ने भी मोटल्स तभी खरीदा जब 9/11 के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री स्लंप में चली गई। और मिस्टर मित्तल ने तो डिस्ट्रेस बिजनेसेस को डिस्ट्रेस इंडस्ट्री में और बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस कंट्रीज में खरीदा। उन्होंने एक चीज को अच्छे तरीके से समझा कि एक बिजनेस को खरीदने का सबसे अच्छा टाइम तब होता है जब हर इन्वेस्टर उस बिजनेस को हेट करता है। ऐसे कंडीशंस में ऐसे चांसेस है कि आपको एसेट्स उसके अंडरलाइन वैल्यू से कहीं कम प्राइस में मिल जाएंगे। नंबर 4, बाय बिजनेसेस हैविंग ए ड्यूरेबल कंपटीटिव एडवांटेज। वॉरेन बफेट ने कहा है कि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का की ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री सोसाइटी को कितना इफेक्ट करेगी या वो बिजनेस कितना ग्रो करेगी, बल्कि ये है कि क्या उस बिजनेस के पास कोई कंपटीटिव एडवांटेज है और अगर है तो कितना ड्यूरेबल है। लो कॉस्ट ऑपरेशन की वजह से मिस्टर पटेल अपने कंपटीटर से कम फीस चार्ज करके भी प्रॉफिट जनरेट कर पाते थे। जनरली हर कोई एक नाइट के स्टे के लिए चीप प्राइस ही ढूंढता था और इस वजह से उनका मोटल का ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ही ज्यादा था। मिस्टर पटेल, मनीलाल और मिस्टर मित्तल ने अपना मोट बनाया लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनके। और ब्रांसन तभी कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे जब उनको लगता था कि उसमें एक डीप और वाइड मोट अवेलेबल है। और वर्जिन का ब्रांड नेम लगने से ही मोट और भी ज्यादा डीप हो जाता था और बाकी का काम उनका इनोवेटिव ऑफर और मैजिकल एग्जीक्यूशन कर देता था। नंबर 5, बेट हैवीली व्हेन द ऑड्स आर इन योर फेवर। ऐसे भी चांसेस थे कि मिस्टर पटेल फेल हो सकते थे। उन्होंने 2 बेट्स किए थे, वो भी 5 साल के गैप में, और दोनों के दोनों फेल होने के ऑड्स बहुत ही कम थे। और अगर भी दोनों के दोनों फेल हो जाते उनके पास कुछ ज्यादा था नहीं लूज करने को, बट चांसेस ऐसे थे कि 90% केसेस में वो जीतते और उनके इन्वेस्टमेंट 20 टाइम्स हो जाते। इसे ही कहते हैं हेड्स आई विन और टेल्स आई डोंट लूज मच। वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर और बर्कशायर हैथवे के वाइस प्रेसिडेंट चार्ली मंगर हॉर्स रेसिंग के पैरीम्यूचुअल बेटिंग सिस्टम को एज ए मेंटल मॉडल यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय। वो कहते हैं कि हमें एक हैवीली मिसप्राइस्ड बेट देख के इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके पास नॉलेज होना चाहिए ये जानने के लिए कि कहां बेट मिसप्राइस्ड है। मंगर कहते हैं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि हॉर्स रेसिंग से ही अपने पैसे कमाते हैं। ये लोग हर रेस देखते हैं पर किसी पे भी बेट नहीं करते, पर जब वो एक हैवीली मिसप्लेस्ड बेट देखते हैं एक हॉर्स पे जिसके बारे में उनको बहुत ज्यादा पता है, तो वो हैवीली बेट करते हैं और जीतते भी हैं। और उसके बाद वो फिर से वापस चले जाते हैं हॉर्स रेस ऑब्जर्व करने में जब तक कि उनको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। और यही टेक्निक को हमारे धंधो एंटरप्रेन्योर्स ने यूज किया अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करने में। जब वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ऑड्स उनके फेवर में है, वो हैवीली इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 6, फोकस ऑन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि किसी भी सिमिलर या आइडेंटिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज प्लेस ए में पर आउंस गोल्ड का प्राइस 10,000 है और प्लेस बी में 12,000 है, तो आप प्लेस ए से खरीद के प्लेस बी में बेचेंगे तो आपको 2,000 का प्रॉफिट होगा। इसे ही कहते हैं आर्बिट्राज। ऑब्वियसली जब ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो प्राइस स्प्रेड कोलैप्स होगा और आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पर जब तक आर्बिट्राज अवेलेबल है ये मेथड वर्चुअली रिस्क फ्री है। मिस्टर पटेल और मनीलाल का आर्बिट्राज गेम बहुत ही सिंपल था। जब भी वो कोई मोटेल खरीदते हैं
ऑपरेटिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली गिर जाता है, जिसकी वजह से वो रूम्स बहुत ही कम प्राइसेस में दे सकते हैं और जिसकी वजह से उनके रूम्स हमेशा ऑक्यूपाइड रहते हैं। और यही लो कॉस्ट हायर ऑक्यूपेंसी उन्हें आर्बिट्राज प्रोवाइड करता है। ब्रांसन का आर्बिट्राज उनका इनोवेटिव ऑफरिंग था, पर उनके कॉम्पिटिटर्स उनके मेथड्स को कॉपी भी कर लेते थे और आर्बिट्राज धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता। पर तब तक ब्रांसन उस आर्बिट्राज से बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर चुके होते हैं। नंबर 7, बाय बिजनेसेस एट लो डिस्काउंट टू द अंडरलाइंग इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप कोई भी एसेट को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदेंगे तो अगर भी फ्यूचर में उसके प्राइसेस गिर जाते हैं तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। और यही काम मिस्टर पटेल, मनीलाल, ब्रांसन और मिस्टर मित्तल ने किया। मिस्टर पटेल ने बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस में मॉडल्स खरीदा और आर्बिट्राज से प्रॉफिट जनरेट किया। मनीलाल ने भी वही सेम टेक्निक लगाया और मॉडल्स को डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदा। मिस्टर मित्तल ने तो बहुत ही ज्यादा कम प्राइसेस में एसेट्स को खरीदा और लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन के रेवेन्यू जनरेट किया। नंबर 8, लुकिंग फॉर लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी बिजनेसेस। मिस्टर पटेल के मॉडल परचेज के साथ ज्यादा रिस्क नहीं जुड़ा हुआ था, पर आउटकम के साथ बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी जुड़ा हुआ था। अगर रिसेशन कंटिन्यू करता तब भी मिस्टर पटेल लो कॉस्ट के साथ मॉडल्स चलाते और हायर ऑक्यूपेंसी भी जनरेट करते। सबसे बुरे कंडीशंस में भी वो कम से कम प्राइसेस ऑफर कर पाते। उन्होंने बहुत ही लो रिस्क और हाई अनसर्टेनिटी वाला इन्वेस्टमेंट किया था। लो रिस्क और हाई अनसर्टेनिटी बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन है। धंधो एंटरप्रेन्योर्स का पहला फोकस रिस्क को कम करने में होता है और अनसर्टेनिटी सही टाइम पे इन्वेस्ट करके अचीव कर लेते हैं। बस ये 2 स्टेप्स और आपको मिलेगा धंधो का क्लासिक टैगलाइन, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। नंबर 9, इट्स बेटर टू बी ए कॉपीकैट देन एन इनोवेटर। इसके साथ बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, बट एक्चुअली में ये ट्रू है। अगर आप कोई इनोवेशन करते हैं तो आपके लूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आप एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड यूज करते हैं देन आप इजीली अपने लॉस के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और यही काम पटेल्स ने किया। पहले तो बस कुछ ही पटेल्स इस बिजनेस में थे, पर धीरे धीरे सभी पटेल्स को उनका इजी बिजनेस मॉडल समझ आने लगा और सबने वही मॉडल को कॉपी किया। इनोवेशंस करना बुरा नहीं है और इनोवेशन सोसाइटी के लिए जरूरी भी है, बट एक्चुअली में इनोवेशंस करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो चलिए धंधो फ्रेमवर्क को समराइज कर लेते हैं। 1, एग्जिस्टिंग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। 2, सिंपल बिजनेस में इन्वेस्ट करें। 3, डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्री के डिस्ट्रेस्ड बिजनेस में इन्वेस्ट करें। 4, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिसके पास की एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। 5, कम बेट लगाएं, ज्यादा अमाउंट बेट में लगाएं और इनफ्रीक्वेंट बेट लगाएं। 6, आर्बिट्राज पे फोकस करें। 7, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर हमेशा ध्यान दें। 8, लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करें। 9, इनोवेटर्स के बजाय कॉपीकैट्स में इन्वेस्ट करें। और ये था कंप्लीट धंधो फ्रेमवर्क। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने धंधो एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।